क्या आप जानते हैं कि इंडिया का सबसे पुराना म्यूचुअल फंड कौन सा है और इस फंड ने अपनी इंसेप्शन के समय से कितने रिटर्न्स दिए हैं? 1986 में शुरू हुए यूटीआई मास्टर शेयर प्लान ने पिछले महीने ही 34 साल अपने पूरे किए हैं। नॉट ओनली इज दिस वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंड्स इन द कंट्री, बट इसने अपने इंसेप्शन के समय से जो रिटर्न्स दिए हैं दे हैव बीन फिनोमिनल। अगर आपने 1986 में लॉन्च के समय इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू बढ़कर 1,30 लाख रुपए से ऊपर हो गई होती। दिस इज द पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो क्या है इस फंड के सक्सेस का राज? ये जानने के लिए और यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में और जानने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं। बट इससे पहले कि मैं उनको इंट्रोड्यूस करूं, प्लीज डू टेक 1 मिनट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच वीडियोस। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जैसा मैंने बताया, आज हम बात करेंगे यूटीआई म्यूचुअल फंड के मास्टर शेयर प्लान की। इस फंड के बारे में हमारे कुछ क्वेरीज के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस फंड की फंड मैनेजर मिस स्वाति कुलकर्णी। मिस कुलकर्णी हैज ओवर 27 इयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जिसमें से 26 साल इन्होंने यूटीआई म्यूचुअल फंड के साथ बिताए हैं। 2004 से स्वाति जी हैज बीन द फंड मैनेजर ऑफ दिस फंड और उससे पहले फंड मैनेजमेंट टीम का हिस्सा रह चुकी हैं। स्वाति जी ने अपना ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया है और उसके बाद शी कंप्लीटेड हर मास्टर्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्रॉम नार्सिमोजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। मिस स्वाति कुलकर्णी इज ऑल्सो CFA चार्टर होल्डर फ्रॉम द CFA इंस्टीट्यूट USA। सो चलिए बिना किसी देर के स्वाति जी को वेलकम करते हैं और स्वाति जी के साथ डिस्कशन के बाद हम इस फंड के फैक्ट्स पर नजर डालेंगे। नमस्कार स्वाति जी एंड वेलकम टू आवर चैनल जेड फंड्स। धन्यवाद गौरव, मुझे आपके चैनल पे आपने आमंत्रित किया। जैसा मैंने अपने व्यूअर्स को भी अभी बताया, यू आर मैनेजिंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट इक्विटी फंड्स इन दिस कंट्री, जो कि 1986 में शुरू हुआ था। प्लीज टेल अस, आप कितने सालों से इस फंड को मैनेज कर रही हैं और इतने सालों के लिए इस फंड की फिलॉसफी क्या रही है एंड व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैव यू सीन ड्यूरिंग योर टाइम एट दिस फंड? गौरव, मास्टर शेयर के साथ एक्चुअली मेरा लगाव बहुत पुराना है। मैं जब कॉलेज में थी तभी मेरे पापा ने इसमें इन्वेस्ट किया था और तो इन्वेस्टर से मैं पहले जुड़ी थी फंड से और आगे चल के मैं अभी 2006 से दिसंबर 2006 से इस फंड को मैनेज कर रही हूँ। फिलॉसफी के बारे में बात करें तो हमारा हमेशा इसमें लार्ज कैप ओरिएंटेशन रहा था, लेकिन 2006 के बाद हमने इसको एवरेज लेवल पे 80% से ज़्यादा हमेशा टॉप 100 लिस्टेड कंपनी में से कंपनियों को चुन के निवेश किया है मास्टर शेयर में। और जहाँ तक फिलॉसफी की बात करें तो हम ये फंड में ऐसे कंपनियों को इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो कि अपने क्षेत्र में अग्रणी हो और जिनके पास ऐसे कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हो कि जिसके कारण इनका जो क्षेत्र में अग्रणी रहने का जो चांसेस है या अवसर है वो बना रहे। दूसरी बात यह है कि ऐसे कंपनियां जो लगातार कैश फ्लो निर्माण करती हो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अपने लगाए हुए पूंजी पे एक बेहतर रिटर्न कमाती हो या रिटर्न कमाने की क्षमता रखती हो, ऐसे कंपनियों में हम इसमें इन्वेस्ट करते आए हैं। हमारा मानना है कि ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या फिलॉसफी है उसके कारण जो इक्विटी मार्केट में हम वोलेटिलिटी या उतार चढ़ाव देखते हैं, वो उतार चढ़ाव को एक सही ढंग से हैंडल करने का ये स्ट्रैटेजी हमको हैंडल करने में हमको ये स्ट्रैटेजी मदद करते आ रहा है और आगे चल के भी करेगा, ऐसा हमारा मानना है। और इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में तो कोई बदलाव आया नहीं है, लेकिन हाँ, पिछले 14 साल से जो हम फॉलो करते आ रहे हैं वो हम अब एक सिंपल टर्म्स में हमारे निवेशकों को रहे हैं और हम उनको जानकारी दे रहे हैं कि हम कैसे ये फंड का पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं। और इसके चलते ये जो जानकारी हर महीने हम अपने इन्वेस्टर्स को और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते आ रहे हैं, उसके चलते मुझे लगता है कि वो इन्वेस्टर्स और MF डिस्ट्रीब्यूटर्स ये आसानी से देख सकते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो एक्चुअली पोर्टफोलियो में फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो ये बदलाव जो है कि हमारे डिस्क्लोजर्स काफी इस बारे में अतिरिक्त जानकारी देने के बारे में काफी सुधर गए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आपकी, फ्रॉम बीइंग एन इन्वेस्टर इन द फंड टू मैनेजिंग द फंड। हमें थोड़ा इस फंड की स्ट्रैटेजी के बारे में बताएं। मैंने सुना है कि सेक्टर एलोकेशन के लिए एक टॉप डाउन अप्रोच लेता है ये फंड,
वही स्टॉक सिलेक्शन के लिए एक बॉटम अप अप्रोच यूज करता है। प्लीज आप सिंपल हिंदी में हमारे व्यूअर्स को समझा सकती हैं कि इसका क्या मतलब है और इस प्रोसेस ने रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म प्रोसेस में कैसे हेल्प किया है। जरूर गौरव, हम लोग एक तय कर लेते हैं कि कौन से क्षेत्र में या सेक्टर में हमको बेंचमार्क के तुलना में ओवरवेट रहना है और कौन से में अंडरवेट रहना है, कौन से क्षेत्र में कम इन्वेस्ट करना है। तो ये हम कैसे तय करते हैं कि जैसे वो क्षेत्र का क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, कैश फ्लो कैसे निर्माण हो रहा है वो क्षेत्र में, और पूंजी पे कैसे रिटर्न्स आ रहे हैं, और वो क्षेत्र क्या वैल्यूएशन पे अभी अवेलेबल है, ये सब चीज़ों का अनुमान लगा के हम वो क्षेत्र में कम इन्वेस्ट करना है या ज़्यादा इन्वेस्ट करना है ये डिसाइड कर लेते हैं। ये ऐसे अप्रोच को टॉप डाउन अप्रोच कहा जाता है क्योंकि हम सेक्टर से शुरुआत कर रहे हैं। बाद में हम वो क्षेत्र में बॉटम अप हिसाब से कंपनियों का चुनाव करते हैं। जैसे हम ऐसा चाहते हैं कि जो क्षेत्र में अपने क्षेत्र में अग्रणी कंपनी हो और जो कंपनी के पास कोई ठोस कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हो जिनके चल के इनके ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के दाम उचित तरह से लगा सके और प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कायम रख सके, ऐसा हमारा मानना रहता है और उस तरह कंपनी का चुनाव होता है। अभी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी के ब्रांड्स बहुत स्ट्रांग रहते हैं, आपको वो ब्रांड हमेशा, आपको अगर कुछ लेना है, एक कोई चीज लेनी है तो वो चीज जो कंपनी के ब्रांड्स अच्छे हैं वो चीज आपके इमीडिएटली वो ब्रांड आपके दिमाग में आ जाता है। तो ऐसे ब्रांड स्ट्रेंथ जो है कंपनी, वो कंपनी को अपने डिमांड पे काफी स्टेबिलिटी नजर आती है और वो ब्रांड को भक्कम करने के लिए इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो वो एक हो गया। दूसरा कि कोई कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो काफ़ी फैला हुआ रहता है, उसका उसको एडवांटेज मिलता है। जो B2B बिजनेसेस रहते हैं जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स हैं या IT सेक्टर है, इसमें हम देखते हैं कि कंपनी अपने अपने बिजनेस में एक वैल्यू चेन पे अच्छा ग्रोथ कर रही है कि नहीं, मतलब अगर R&D पे स्पेंड कर रहे हैं कंपनी या नए नए कैपेबिलिटीज अपने बिजनेस में लाने की कोशिश कर रही है तो वो जरूर एक एडवांटेज हो जाता है क्योंकि वो ऐसे कंपनियों का अपने अपने क्षेत्र में आगे चलने के लिए बहुत प्रेरणा देता है। और एक चीज हम देखते हैं कि कैपिटल या पूंजी जो लगा रही है वो एक कार्यक्षम लेवल पे लगाती है कि नहीं, सस्ते दाम में, जिसको हम स्केल बेनिफिट बोलते हैं, वो सस्ते दाम में प्रोडक्शन कर रही है कि नहीं, क्योंकि ये सब कुछ देख के हुए आप सोच सकते हो कि कंपनी की फिनेंशियल कंडीशन एक मजबूत रहती है, लंबे समय तक इनको अपने ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के वजह से कार्यक्षमता दिखा सकती है। और जहाँ तक रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स को इसको जरूर फायदा होता है कि आप अगर मास्टर शेयर में इन्वेस्टेड हो तो आपको वो ऐसे सब ब्लू चिप कंपनी जिसको भी कहा जाता है, ऐसे अच्छे कंपनियों का एक जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हमारा मानना ये भी है कि ऐसे कंपनियां कठिन समय पे ये फिनेंशियल मजबूती के कारण एक अच्छा ये कठिन समय का सामना कर सकती है और आगे चल के जब अच्छा समय आता है तब ये ऐसी कंपनियां मार्केट शेयर गेन करने की भी संभावना रख सकती है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को जरूर ऐसे कंपनियों में निवेश करने से फायदा हो सकता है। थैंक यू फॉर दैट सिंपल एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यूटीआई एएमसी बीइंग सच एन ओल्ड कंपनी, आपका इन्वेस्टर बेस तो काफी बड़ा होगा। हमें थोड़ा आइडिया दीजिए अबाउट योर इन्वेस्टर बेस। टोटल यूनिक इन्वेस्टर्स कितने हैं यूटीआई एएमसी के, और यूटीआई मास्टर शेयर प्लान में कितने इन्वेस्टर्स हैं। ऑल्सो अगर आप हमें थोड़ा ओवरव्यू भी दे सकें इन टर्म्स ऑफ द ट्रेंड्स दैट यू आर सीइंग विद रिगार्ड्स टू द न्यू इन्वेस्टर्स। पिछले 55 साल से ऊपर यूटीआई म्यूचुअल फंड एक वेल्थ क्रिएशन का काम करते आ रही है और उसके चलते स्वाभाविक है कि यूटीआई म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी मात्रा में एक रिटेल इन्वेस्टर्स का बेस हमेशा रहा है। तो हमारे यूनिक जो हम बोलते हैं कि फोलियोज जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है। मास्टर शेयर की बात करें तो आज के डेट पे
6.25 लाख इन्वेस्टर्स मास्टर शेयर से जुड़े हैं। और एक टेक्नोलॉजी जो आई है, जैसे डिजिटल अप्रोच है, या फिर हम काफ़ी सारे बियॉन्ड 30 सिटीज़ में भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होने के कारण हमने देखा है कि हर साल इस फंड के साथ नए नए इन्वेस्टर्स ज्वाइन होते आ रहे हैं। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण हम काफ़ी लोगों के से जुड़ सकते हैं, उन तक पहुंच सक रहे हैं। तो इसका ज़रूर फ़ायदा मास्टर शेयर को हुआ है। दूसरी बात यह है कि अगर आप SIP के बारे में बात करेंगे, तो हमारी कोशिश ये भी है कि मास्टर शेयर में हमने SIP का अमाउंट जो है वो 100 रुपीज़ तक लाया है। जैसे कि हर क्षेत्र के लोग, या जैसे निचले क्षेत्र के लोग जिनके इनकम कम हो, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो इसका भी हमने देखा है कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इसको देख रहे हैं। और हमारा मानना है कि लार्ज कैप फंड होने के कारण ये फंड का और भी पोटेंशियल है, और हमसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स जुड़ जाने की हम आशा रखते हैं। ग्रेट। वी अंडरस्टैंड UTI AMC हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क्स इन द कंट्री। कितने शहरों को या डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है आपका ये नेटवर्क, और आपको कितने अलग अलग टाउन से ये इन्वेस्टमेंट्स आते हैं? म्यूचुअल फंड्स की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी और ये छोटे टाउन्स में से जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन पर आप क्या ट्रेंड्स देख रहे हैं? जहाँ तक UTI के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपने पूछा, तो लगभग 722 डिस्ट्रिक्ट्स जो है इंडिया के, उसमें 96% प्रेजेंस UTI का है। और 163 ब्रांचेस में 105 ब्रांचेस ये हम छोटे छोटे टाउन्स में हैं, जिसको हम बियॉन्ड 30 बोलते हैं। इसके चलते आज हमारा जो कंट्रीब्यूशन है AUM का, वो 24% ये बियॉन्ड 30 सिटीज़ से आता है, जहाँ की इंडस्ट्री का एवरेज लगभग 16% है। और इंडस्ट्री लेवल पे भी हमने इसमें थोड़ी बढ़त देखी है, जो 15% से 16% से है। तो ज़रूर छोटे छोटे गांव में म्यूचुअल फंड्स का प्रचार हो रहा है, और इसमें एक्सेप्टेंस भी बढ़ रहा है। जहाँ तक ओवरऑल पेनिट्रेशन की बात करें, तो म्यूचुअल फंड एज अ सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ये अभी भी 10% से कम है। काफ़ी लोग इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टेड नहीं हैं, या इन्वेस्टेड है तो उनका एलोकेशन बहुत कम रहता है। और ज़्यादातर लोग ये फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स, जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं या पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं, उसको ज़्यादा पेनिट्रेशन हम देखे हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो रेगुलेटरी लेवल पे और जो इंडस्ट्री बॉडी एसोसिएशन के लेवल पे एफर्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि रेगुलेटर ने हर फंड हाउस को ये ज़रूरी रखा है कि 2 बेसिस पॉइंट उनके फीस के वो अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के अवेयरनेस बढ़ाने में खर्चा करें। और उसके चलते जो एफर्ट्स हो रहे हैं एमफी के लेवल पे, जो हम देखते आ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, जो 2017 से ये एड कैंपेन है, उससे भी काफ़ी लोगों को म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता चल रहा है, और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोग हासिल कर रहे हैं। तीसरी बात आपने ग्रोथ की पूछी, तो ग्रोथ एक 2010 से हमने देखा है कि बहुत अच्छा ट्रेंड रिटेल इन्वेस्टर्स का जो सपोर्ट आया है म्यूचुअल फंड्स में खास करके, तो हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड का AUM ये लगभग 4 गुना बढ़ गया है 10 साल में। और हालांकि 2014 से 2019 तो ग्रोथ रेट ये 22% से भी ऊपर चला गया था। और तो ये एक मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छी साइन है। डिजिटाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट, जैसे हमने बैंकिंग क्षेत्र में देखा है, उसका असर हमने म्यूचुअल फंड्स में भी देखा है। और जिस तरह से आसानी आई है ट्रांजैक्शंस करने में, उसके चलते काफ़ी सारे यंग इन्वेस्टर्स भी म्यूचुअल फंड्स में आना पसंद कर रहे हैं। SIP, SWP, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र, ये सब चीज़ों को लेके इन्वेस्टर्स भी डिजिटल टेक्नोलॉजी अपना के म्यूचुअल फंड्स को मुझे लगता है कि आगे चल के अच्छे दिन रहने की संभावना बहुत अच्छी है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ की तरफ सभी पार्टिसिपेंट्स अपना अपना योगदान दे रहे हैं। UTI मास्टर शेयर प्लान के रिटर्न्स की बात करते हैं। फंड ने अपने इंसेप्शन के समय से बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं।
ऑफ ओवर 17% ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस। अगर हम मीडियम टर्म यानी 3 या 5 सालों की बात करें तो जो रिटर्न्स हैं दे हैव बीन एवरेज ओनली, बट पिछले एक साल में वी हैव अगेन सीन द आउट परफॉर्मेंस रिटर्न। फंड ने अपने बेंचमार्क को ऑलमोस्ट 3% से बीट किया है। व्हाट हैज कॉज्ड दिस आउट परफॉर्मेंस इन द लास्ट 1 ईयर, और आगे चल के इन्वेस्टर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द फंड? ऑल्सो एक टिपिकल इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या होना चाहिए फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर इन दिस फंड? यूटीआई मास्टर शेयर 2005 तक उसमें खाली डिविडेंड ऑप्शन था, और अगर आपने इसका रिटर्न कैलकुलेट करें कि शुरुआत से अगर ग्रोथ ऑप्शन रहा होता तो आपको जो 2005 तक जो डिविडेंड्स फंड ने डिक्लेयर किए हैं, बोनसेस दिए हैं, उसको एडजस्ट करोगे तो मास्टर शेयर का रिटर्न जो है वो 15% रहा है, 15% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ रिटर्न, वर्सेस बेंचमार्क का रहा है 13.6%। इन अदर वर्ड्स कि 118 टाइम्स ग्रोथ हुआ है मास्टर शेयर के एनएवी में, और बेंचमार्क में ग्रोथ हुआ है 75 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने 10 लाख इंसेप्शन पे 1986 में फंड में निवेश किए हो तो उसकी वैल्यू आज चल के 11 करोड़ 80 लाख हुई है। और जहाँ तक डिविडेंड ऑप्शन इन्वेस्टर्स की बात करें जो अभी तक डिविडेंड ऑप्शन में हैं, उन्होंने देखा है कि हर साल मार्केट में जो उतार चढ़ाव है उसके बावजूद ये इक्विटी फंड ने यूटीआई मास्टर शेयर ने हर साल डिविडेंड दिया है, और पिछले 34 साल से ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मैं मानती हूँ कि ये अपने आप में एक नोटवर्दी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और अगर पीयर के कंपैरिजन की बात करें कि जो लार्ज कैप फंड्स है और भी फंड्स इंडस्ट्री में है, उनके अगेंस्ट मास्टर शेयर का बताओ जो पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल तक कैटेगरी एवरेज से भी बेहतर रहा है। पिछले 1 साल से और 3 साल से हमने अल्फा भी जनरेट किया है, और लंबे समय तक का अल्फा जनरेशन भी अच्छा रहा है, 10 साल और सिंस इंसेप्शन का तो हमने चर्चा किया ही है। तो मेरा मानना है कि मास्टर शेयर का परफॉर्मेंस भी एक जो पीयर के अगेंस्ट और बेंचमार्क के अगेंस्ट ठीक ठाक रहा है, और हमें आशा है कि एक अल्फा जनरेशन हम कर पाए आगे चल के भी। एज फार एज रिटर्न एक्सपेक्टेशंस आर कंसर्न्ड, हम लोग तो वैसे कुछ गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी मैंने आपसे पहले डिस्कस की उसके चलते जो हम ब्लू चिप कंपनी या लीडर का जो अपने अपने क्षेत्र में ऐसे कंपनियों का चुनाव करने के वजह से हमको लगता है कि ये एक इकोनॉमी का जो फॉर्मलाइजेशन हो रहा है कि जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर का शेयर बढ़ रहा है, उसका फायदा ये कंपनियों को जरूर हो सकता है, और मास्टर शेयर को इन्वेस्टर्स अपने कोर होल्डिंग के हिसाब से देख सकते हैं लार्ज कैप फंड होने के कारण। दूसरी बात यह है कि आपने पूछा कि हम कितने समय तक इक्विटी में देखना चाहिए, लंबे समय तक रखना चाहिए, ये हम सभी बोलते हैं, लेकिन कम से कम मेरा मानना है कि 3 से 5 साल तक निवेश करना चाहिए। और हमने देखा है कि जैसे आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ता है वैसे आपको निगेटिव रिटर्न्स मार्केट के उतार में जो रहते हैं वो निगेटिव रिटर्न का अनुभव होने की संभावना कम होते जाती है, वोलेटिलिटी कम हो जाती है, और एक लंबे समय तक रखने से आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स मिलने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो मैं कहूँगी कि कम से कम आप 3 से 5 साल तक होराइजन रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे तो आपको जो वेल्थ क्रिएशन का हमने अभी उदाहरण दिया मास्टर शेयर के तरफ में, उसके चलते आपको तो पता ही है कि ज़्यादा रखोगे तो ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन की संभावना बढ़ेगी। Thank you so much, Swati ji, for being a part of our channel and answering all our questions. I look forward to having you again on our channel sometime soon. Wish you a very happy Diwali. Thank you, Gaurav, and wish you and your viewers happy Diwali. That was Ms. Swati Kulkarni, the fund manager of UTI Master Share Plan. चलिए अब इस फंड के फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। ये एक लार्ज कैप इक्विटी फंड है जो कि प्रेडोमिनेटली टॉप 100 मार्केट कैप वाली कंपनीज के शेयर्स में अपने एसेट्स निवेश करता है। इस फंड के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM एज ऑफ 31 अक्टूबर 2020 6,472 करोड़ रुपए के थे, और इसका एक्सपेंस रेशियो 2.05% का था। इस फंड का NAV यानी नेट एसेट वैल्यू 31 अक्टूबर 2020 को 126.97 रुपीज का था। इस फंड में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 100 रुपए की है, चाहे आप लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करें या SIP मेथड के थ्रू। इस फंड में भी रिडेम्पशंस पर कुछ एग्जिट लोड्स लगते हैं।
अगर आप अपने परचेज यूनिट्स एक साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो पहले 10% यूनिट्स पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। 10% के ऊपर जितने भी आप यूनिट्स बेचते हैं उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप यूनिट्स को एक साल से ज्यादा तक होल्ड करके रखते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगता। चलिए इस फंड के रिटर्न्स पर एक नजर डालते हैं। एज ऑन 31 अक्टूबर फंड ने पिछले एक साल में 1.06% का रिटर्न दिया, विच वॉज बेटर देन द बेंचमार्क रिटर्न। सिंस इंसेप्शन इस फंड ने एक बहुत ही बढ़िया 15.13% का रिटर्न दिया है। यूटीआई मास्टर शेयर प्लान में होने वाले गेन्स पर जो टैक्स रेट्स लगेंगे उस पर एक नजर डालते हैं। क्योंकि ये फंड प्रेडोमिनेटली इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है तो इस पर जो टैक्सेस लगते हैं वो इक्विटीज के हिसाब से ही लगते हैं। यानी अगर आप अपने यूनिट परचेज के एक साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, विच इज एट 15%। अगर आप अपने यूनिट्स को एक साल से ज्यादा तक होल्ड करके रखते हैं तो इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, विच इज एट द रेट ऑफ 10%। बट ध्यान रहे ये 10% भी आपको तभी लगेगा अगर आपके टोटल गेन्स इन एनी वन फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 1 लाख रुपीज। क्योंकि ये फंड इक्विटीज में इन्वेस्ट करता है तो इस पर रिस्क फैक्टर तो हाई है, लेकिन इस फंड पर जो एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी है वो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के मुकाबले कम रहती है। यूटीआई मास्टर शेयर प्लान इज सुटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन लार्ज कैप स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। हाउएवर हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से किसी भी प्रोडक्ट की सुटेबिलिटी अपने पोर्टफोलियो के लिए जरूर समझ लें। अब आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप जेड फंड्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप यू कैन मैनेज योर इन्वेस्टमेंट्स और साथ ही साथ आप अपने नजदीकी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से व्हाट्सएप पर चैट भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर आपके कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो प्लीज फील फ्री टू पुट देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो और ऑन आवर वेबसाइट zfunds.in. Do not forget to like this video and subscribe to our channel. Thank you so much for watching Z Funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.